इससे ये और मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। फिर जो कुछ जगहों से ग्लिम्पसेस नज़र आते हैं ना नीचे बनाई हुई चीज़ के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप आराम से अपनी नीश, अपना पर्टिकुलर आर्ट का स्टाइल ढूंढ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी ज़रूर देखना इसके बाद। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी नीश में रहते हुए आप अपने काम को मोल्ड कैसे कर सकते हैं। एक नीश के अंदर जो आपने डिज़ाइन बनाया है या फिर रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई है, उसको थोड़ा मैच्योर और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कैसे करना है। सो हम इसी डिज़ाइन को ले लेंगे और मैं आपको इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बना के दिखाऊंगी। एक आप चीज़ ये कर सकते हैं कि अपने आर्टवर्क की साइड चेंज करके देखें कि दूसरी तरफ से कैसा लग रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ चीज़ है जो बैलेंस नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये जो पिंक पैच है ये बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लग रहा है। हम दूसरी तरफ अगर बहुत डार्क कुछ लगाएंगे तो शायद वो बैलेंस करे। अब मैंने ये चारकोल लिया है, बेसिकली जस्ट रॉ चारकोल है। आई थिंक ये चारकोल थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लगेगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। जब आपका एक बेसिक लेआउट बन जाए तो आप अपने काम को एक ऐसी स्टेज पे लेके जाएं जहां वो थोड़ा सा अगली लगना शुरू हो जाए। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा दोबारा से बेहतर बना लें। इससे क्या होता है, इससे थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन आ जाती है। आई मीन मेक्स नो सेंस, मगर या दैट हैपेंस। It gets ugly before it gets pretty. Somehow the law of nature है। थोड़ा सा इसको मैंने बोरिंग बना लिया है, डल कर दिया है। अभी एक मेरे पास ग्रेफाइट पेंसिल है, इसको भी यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। एक ही जगह पे नहीं इसको लगाना, थोड़ा सा स्कैटर्ड कर लेते हैं और हर जगह पे भी इसको नहीं लगा देना। बस ये मेरे माइंड में है इस वक्त। कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे इसको बैलेंस करना है, कैसे मैच्योर करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम इस पिंक के ऊपर भी थोड़ा सा ले जाएंगे। जैसे जैसे आप पेंटिंग में मज़ीद आगे जाएंगे आपको कुछ और एरियाज इंटरेस्टिंग लगेंगे। क्लोजअप लेते हैं। अब मुझे इसमें ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। कोई चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे फिर पेंटिंग में तो उसको एक्सैजरेट कर दें। कोई चीज़ इंटरेस्टिंग ना लगे तो उसको ओवरलैप भी कर सकते हैं थोड़ा सा। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ डेफिनेशन इधर उधर आ जाएगी तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, और डेफिनेशन की कुछ कमी लग रही है इस पेंटिंग में। आपने बहुत सॉफ्ट पेंटिंग भी बनानी हो तो तब भी कुछ चीज़ों को तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, चाहे आप लाइट हैंडेडली करें। अब मैंने ये स्पंज सा ले लिया है, कुछ एरियाज़ को मैं डिफ्यूज़ करना चाह रही हूँ। इससे ये और मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। चीज़ों को थोड़ा सा मर्ज कर दें, सेपरेट ना रहने दें, तो वो भी एकदम से मैच्योर इफेक्ट देता है। और अगर आपने इमैच्योर इफेक्ट लेकर आना है खुद से तो फिर आप सारे इससे ऑपोजिट काम करेंगे। चीज़ों को और सेपरेट कर सकते हैं आप। अब मैं इसके ऊपर फेल्ट पॉइंट यूज़ करने लगी हूँ एट सम प्लेसेस। हर जगह पे नहीं मैंने यूज़ करना। थोड़ा सा चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे ऑकवर्ड तरीके से। ऑकवर्ड तरीके से डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि मैं पूरे पैटर्न को डिफ़ाइन नहीं करने लगी, कहीं कहीं से डिफ़ाइन करूँगी और मैं मे बी पैटर्न को, उसकी हार्मनी को ब्रेक करूँगी। जैसे ये लाइंस आ रही हैं मगर मैंने यहाँ पे ब्रोकन लाइंस कर दी हैं। हर जगह स्मूथ लाइंस की आउटलाइंस आ रही थी, पर यहाँ मैंने थोड़ा ब्रोकन लाइन का इफेक्ट दे दिया है। आप देखिए अभी से ही इट लुक्स अ बिट मैच्योर बट अ बिट मेसी। तो ये जो मेसी लग रहा है इसको हम दोबारा से वापस नीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बैक एंड फोर्थ आप इस तरह से जाएंगे वो आपके आर्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगा। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं हर जगह आप एक जैसा ही अपने ब्रश को, पेन को, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको रखें। कहीं कहीं ऐसे रैंडम भी टचेस देने से चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और मैच्योर भी हो जाती है।
अब आप टिश्यू पेपर से या हाथ से भी इसको थोड़ा मर्ज कर सकते हैं कुछ जगहों पे। इससे भी थोड़ा ब्लेंड हो जाती हैं चीज़ें और थोड़ी सी मैच्योर लगने लग जाती हैं। पता नहीं इस टाइम कौन सा परिंदा बोल रहा है। मुझे अचानक से ख्याल आया कि थोड़ा सा ट्री का इफ़ेक्ट दे देते हैं इसके अंदर। तो आप रियलिस्टिक भी ऐड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और रियलिस्टिक का ब्लेंड बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको इंटेंशनली थोड़ा सा रफ रख रही हूँ। और बहुत प्रेस करके मैं इस पेंसिल का इफ़ेक्ट ला रही हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत डोमिनेट करना चाहती हूँ पेंटिंग में। मुझे वो नीचे का पैटर्न थोड़ा सिली सा लग रहा था तो मुझे इसको चेंज करना है ज़रा सा। तो ये लेयरिंग और ओवरलैप करना शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब इसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि लेयरिंग से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अब मुझे नहीं पता ये डिज़ाइन सक्सेसफुल होगा या मुझे बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा, और ये ज़्यादा सोचना भी नहीं है बनाते हुए। हर चीज़ को अगर आप हर वक्त सक्सेसफुल बनाने के लिए ही बनाएंगे पेंटिंग और काम करेंगे तो फिर आप बहुत रिज़र्व रह के करेंगे और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहेंगे। आप वही चीज़ें करेंगे जो आपने पहले ट्राई की हुई हैं और आपको उनका पता है कि वो काम करती हैं। मेरी जो बेस्ट पेंटिंग्स है वो सारी की सारी एक स्टेज पे बहुत ही अगली लगी थी। तो ये भी इस वक्त बहुत ही अगली पेंटिंग लग रही है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स नॉर्मल एक्चुअली। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये हाइलाइटर में यूज़ कर रही हूँ। अब दोबारा से हाइलाइटर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और फिर मैंने इसको बहुत कवर कर दिया। अब मैं इसको वापस लेके आऊँगी थोड़ा सा। तो ये जो मैंने आपको बताया बैक एंड फोर्थ, इसी से जो है वो आपकी पेंटिंग एक अच्छी शक्ल लेती है। बाय द वे, आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कभी ट्राई की है? असल में रियलिस्टिक सब ने ट्राई की होती है बचपन में। आपको लगता होगा कि दरख्त बनाने कितने आसान है, लेट मी ट्राई इट, और जब आप ट्राई करते हैं तो पता चलता है कि मुश्किल है, इतना भी ईजी नहीं है। मगर एब्स्ट्रैक्ट कोई ट्राई ही नहीं करता बचपन में। शायद ही कोई लोग हों जो ट्राई करते हों, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि इसके अपने चैलेंजेस होते हैं। इतना इजी भी नहीं होता जितना नज़र आ रहा होता है। लाइक राइट नाउ ये पेंटिंग एक बिग मैस है, पर मैं इसको अभी भी इंजॉय करते हुए बना रही हूँ। अब देखिए कुछ एरियाज़ इस पेंटिंग के इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अभी ये थोड़ा टाइम नहीं लेती हैं पेंटिंग्स, और डिज़ाइंस बहुत टाइम ले लेते हैं बाज़ दफ़ा। कभी कभी लकीली ऐसा भी होता है कि जल्दी बन जाते हैं, पर जब तक आप इसको एंजॉय कर रहे हैं आप बनाते जाएं। जो ही आपको लगे कि बहुत हो गया है, मैं तो मोस्टली उस स्टेज पे बस कर देती हूँ पेंटिंग को। एक अजीब चीज़ मैंने देखी है एक्रिलिक में, मार्कर्स पेंटिंग्स में बेसिकली, उस दिन वो थोड़ी बुरी लग रही होती है मगर नेक्स्ट डे आप आके देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अपनी पेंटिंग को थोड़ा सा टाइम दिया करें। अगर अब मैंने ये बनाई है, स्टेज पर है, और मुझे अगर ये बहुत अच्छी नहीं भी लग रही तो मैं इसको बनाती जाऊँ तो वो भी गलत होगा। इसको थोड़ा सा टाइम भी दे सकते हैं आप, और फिर नेक्स्ट डे आके देखें कैसी लग रही है। काफ़ी सारे पैटर्न्स को मैं ओवरलैप कर रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं ख़त्म कर रही हूँ जो पहले बनाई हुई थी। फिर जो कुछ जगहों से ग्लिम्पसेस नज़र आते हैं ना नीचे बनाई हुई चीज़ के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये लाइट कलर है यहाँ पे बैकग्राउंड में, तो मैं थोड़ा सा और इंटेंस कर रही हूँ इसको। मुझे इसी तरह इस जगह पे भी मुझे लाइट और डार्क की जक्सटापोजिशन करनी है ताकि ये इंटरेस्टिंग लगे। आई डोंट नो इस डिज़ाइन पर और कितनी देर लगेगी, मगर काफ़ी देर का काम इस पर भी होगा, तभी इसकी कोई शक्ल निकलेगी। क्योंकि मैंने इसको बहुत स्कैटर्ड कर दिया है, ये इतना स्कैटर हो चुका है कि इसको संभालने में अब टाइम लगेगा।
पर लाइक आई सेड, जो सबसे बुरे डिज़ाइन बनते हैं वही अच्छे बन के निकलते हैं एट द एंड। सो इसमें पोटेंशियल तो बहुत है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आज की वीडियो में आपको पता चला होगा कि एक लंबा प्रोसेस होता है डिज़ाइनिंग का, पेंटिंग का, और इतनी जल्दी ये एक ही गो में नहीं बनती। तो जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, एक लंबा प्रोसेस होता है और हार्ड वर्क होता है हर चीज़ के अंदर। इवन अगर आपको लगता है कि ऐसी रैंडमली लाइंस ड्रॉ की हुई हैं तो उसके पीछे भी काफ़ी हार्ड वर्क होता है। मैं काम करती हूँ इस ड्राइंग की, मैं अभी तस्वीर एक ले लेती हूँ और मैं फिर कल दोबारा एक तस्वीर लूँगी और आपको दिखाऊँगी। आप देखना दोनों में बहुत फ़र्क लगेगा और मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगी इसके ऊपर, एंड विल सी व्हाट हैपन्स। तस्वीर तो मैंने इसकी ले ली है, अब कल देखते हैं कि कैसी लगती है।